हेलो दोस्तों। तो आज के एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर में आपका टॉपिक है लमार्किज्म। लमार्किज्म जो है इज वन ऑफ द सब टॉपिक्स इन द मेन टॉपिक व्हिच इज योर थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जैसे ही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात हो, आपका जो ध्यान है वो डार्विनिज्म की तरफ जाता है, जहां पे आप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। लेकिन वॉज दैट द फर्स्ट थ्योरी जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी थ्योरीज आई थी जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के संदर्भ में अपने अपने जो है मत रखने की कोशिश की। उनमें से एक सिग्निफिकेंट थ्योरी मानी जाती है लमार्किज्म। लमार्किज्म जो है उस समय ये थ्योरी आई थी 1809 में, जब ये किताब लिखी गई लमार्क जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। बहुत ही सिग्निफिकेंट क्यों मानी जाती है ये थ्योरी? बिकॉज उस समय पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं थी अबाउट जेनेटिक्स, अबाउट जीन्स, अबाउट हेरिडिटरी, राइट? किस तरह से ये चीज़ें लीनिएज में जाएंगी, ऐसी कुछ भी नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उस समय पे टू कम अप विद सच अ थ्योरी वाज अ रियली बिग थिंग। ऑल्सो पहले ये एक ऐसी थ्योरी मानी गई है जिसने एक पाथवे रखा जिससे कि आगे की थ्योरीज इवॉल्व हो सकी। तो लमार्किज्म को शुरू करते हुए अगर हम बात करें तो जॉन बैप्टिस्ट लमार्क ये एक नेचुरलिस्ट थे, बेसिकली फ्रेंच नेचुरलिस्ट, जो कि एक वॉर हीरो थे। When he came back from the war, he was injured, so he had to come back. He was given pension. यहाँ पे देखा गया कि once he started getting this pension, he resorted to studying history. Eventually, he moved on to botany, zoology, and 1809 में इन्होंने अपनी किताब में that is philosophic zoology में जो है एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ही स्पोक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग, जब भी आप एंथ्रोपोलॉजी में आंसर लिखें, मेक श्योर दैट यू रेफर टू दी बुक। आप बुक का नाम जरूर मेंशन करें। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन बनता है व्हेन यू always talk about the book, and make sure that you underline the book as well. It'll give you some sort of extra edge over others. Now, before I come up with the theory, let's try to understand the basic thought process, that how did he actually arrive at this theory. किन फोर्सेस में बिलीव करते थे वो, उन फोर्सेस के बेसिस पे किन postulates पे आए वो, एंड postulates से eventually थ्योरी की हम बात करेंगे। We'll also talk about certain experiments जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, certain experiments जो इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते, and eventually the criticism of the theory as well. Now, just to begin with, let's see कि लमार्किज्म पे क्या यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। Yes, so the previous year question was discussing the theory in detail. Pretty straightforward question. अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को शुरू करने की बात करें, सो लमार्क हैड ऑलवेज बिलीव्ड इन टू फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू हिम, these two forces were very important, very significant, because these forces would shape the evolution of lineages. जब भी organic evolution की बात होगी, उनके हिसाब से ये दोनों forces बहुत ज़्यादा important थे। पहली force थी complexifying force, दूसरी force थी आपकी adaptive force। कॉम्प्लेक्सिफाइंग फोर्स का मतलब क्या है? लमार्क जी के हिसाब से जैसे जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ेगा, जो आपका लिविंग मैटर है वो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनता जाएगा। अगर मैं और सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, सीड से प्लांट बन रहा है, थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स। अगेन जाइगोट से बेबी बन रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट ही मेंट, दैट कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म, जो आपका लिविंग मैटर है, it becoming into more complex forms will be the first force which will guide the evolution of lineage. ठीक है, इतना आप याद रखिए। आगे हम जब इनके postulates पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? अडाप्टिव फोर्स। अडाप्टिव फोर्स का मतलब क्या है? लमार्क जी के अनुसार जैसे जैसे आपके एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, इन रिस्पॉन्स टू दोज एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, राइट, लिविंग मैटर को खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा उन चेंज होते हुए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। दे विल हैव टू रीमॉडल देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। तो ये दो फोर्सेस जो हैं, ये लमार्क जी के हिसाब से वुड इवेंचुअली शेप द एवोल्यूशन ऑफ द लीनिएज। अब इन फोर्सेस के बेसिस पे ही केम अप विद सर्टेन पोस्टुलेट्स।
राइट. पॉस्टुलेट्स क्या थे? थ्योरी ऑफ ग्रोथ, theory of spontaneous formation of organs, theory of use and disuse, and inheritance of acquired characters. Let's see one by one हर postulate में क्या कहने की कोशिश हो रही है and certain examples जो इनसे associate किए जाते हैं. पहली आपकी जो postulate है that talks about theory of growth. लमार्क जी के हिसाब से एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इट्स साइज. हर एक ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है टू ग्रो. रादर नॉट ओनली द ऑर्गेनिज्म ग्रोज बट देयर ऑर्गन्स ऑल्सो कॉन्स्टेंटली कीप ऑन ग्रोइंग. तो इनके हिसाब से ग्रोथ जो है, इंक्रीज इन साइज जो है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म की हमेशा ही टेंडेंसी रहेगी व्हेन एवर वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन. जितना एवोल्यूशन होगा चीजें उतनी ज्यादा ग्रो करेंगी. अब इसके एग्जाम्पल क्या है? सिंपल एग्जाम्पल, सीड से प्लांट्स की तरफ एंड जाइगोट से अगेन बेबी की तरफ, राइट. तो थिंग्स हैव एक्चुअली ग्रो. तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस वाज द फर्स्ट अजम्पशन दैट ही बिलीव्ड इन. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. नाउ इस पोस्टुलेट के हिसाब से एज द एनवायरमेंट चेंजेस अकॉर्डिंगली नीड एंड वांट ऑफ इंडिविजुअल भी बदलेगा. और जैसे नीड एंड वांट ऑफ द इंडिविजुअल बदलेगा वैसे ही आपकी नीड्स बदलेंगी और उन नीड्स को मीट करने के लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे ऑर्गन्स में और इन एनीथिंग एल्स. फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट प्लांट्स वुड एक्चुअली चेंज. अकॉर्डिंग टू द नीड जो है ह्यूमंस में भी या लेट्स से कि हर ऑर्गेनिज्म में चेंज होंगे, राइट. उनके ऑर्गन्स में चेंज होंगे. किस तरह से, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा. इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल लिया जाता है वो है जिराफ. कहते हैं जिराफ वॉज अ रादर, जो एंसेस्टर है जिराफ के, ये डियर लाइक एनिमल्स थे. सो दे यूज टू फीड ऑन द ग्रास विच इज हियर. इवेंचुअली क्या हुआ, जैसे इनके हैबिटेट बदले, द कॉम्पिटिशन विद ऑल अदर स्पीशीज बढ़ा, सो दे हैड टू रिजॉर्ट टू ईट लीव्स आउट ऑफ ट्रीज. सो इसके लिए क्या करना पड़ा, इनको अपनी नेक जो है अलोंगेट करनी पड़ी. सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जैसे हैबिटेट बदला, जैसे रिसोर्स के बीच में जो एलोकेशंस बदली, सो दे हैड टू रिजॉर्ट टू स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑर्गन्स विच एक्चुअली लेड टू लॉन्ग नेक. इवन क्या हुआ, और जैसे चेंजेस हुए एनवायरनमेंट में तो इनकी नेक जो है इवन और ज्यादा लॉन्गर हो गई. तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, अकॉर्डिंग टू द नीड जो है चीजें यहां पर बदली. नेक्स्ट जो आपकी पोस्टुलेट है दैट इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. इसके हिसाब से ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं हमेशा ही एनलार्ज हो जाएंगे और वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, लेकिन ऐसे ऑर्गन्स जो अब हम यूज नहीं करते वो हमेशा ही डिजेनरेट हो जाएंगे, राइट. तो एवोल्यूशन में यूज एंड डिसयूज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके एग्जाम्पल्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लोहार को देखते हो, कॉन्स्टेंटली जब ये लोहा पीटते हैं तो उनके मसल्स बहुत यूज होते हैं, तो आप देखते हो उनके मसल्स बन जाते हैं. सिमिलरली आप जिम में देखते हो, जो लोग बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, मसल्स का बहुत यूज करते हैं, उनके मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं, मसल्स ग्रो कर जाते हैं. सो द ऑर्गन्स विच आर यूज्ड मोर आर मोर डेवलप्ड. सिमिलरली अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं कि ऐसी चीज़ें जो हम यूज नहीं करती डिजेनरेट हो जाती हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है स्नेक्स. तो स्नेक्स में क्या देखा गया है कि जो स्नेक्स के एंसेस्टर्स थे उनके फोर लिम्स भी थे और हाइंड लिम्स भी थे, लेकिन इवेंचुअली जैसे सिनारियोज बदले, हैबिटेट्स बदले, स्नेक्स बरोज में रहना शुरू हुए, तो ये लिम्स जो है इवेंचुअली डिजेनरेट हो गए. और आज जो आप स्नेक देखते हो उनमें कोई भी लिम्स नहीं है. बट रिसेंटली अब अगर आप देखो कि पाइथन की बात हो, बोआ की बात हो, तो उनमें क्या है कि ऐसे कुछ डिफरेंट गर्ड्स देखे गए हैं जिनके हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया है कि पहले यहाँ पे लिम्स हुआ करते थे. तो क्योंकि लिम्स का यूज बंद हो गया तो दीज थिंग्स वर डिजेनरेटेड. आखिरी जो इनका पोस्टुलेट है दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. लमार्क जी के हिसाब से ऐसे कैरेक्टर्स जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहा है, राइट, वो हमेशा ही ट्रांसमिट होंगे अगली जनरेशन. अब इसके भी एग्जाम्पल्स हैं. बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जिराफ की. इनके लाइफ टाइम में इनकी जो है नेक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई ना. आज जो जिराफ है वो भी ऐसे ही दिखते हैं. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विच वर एक्वायर्ड बाय द जिराफ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम actually transmitted to the next generation. Similarly, snake का example कि eventually एक point of time पे when snake lost all its limbs, right, same scenario जो है was
ट्रांसमिटेड टू दी नेक्स्ट जनरेशंस, इसीलिए आज जो स्नेक्स हैं उनके लिम्स नहीं होते। सिमिलरली एक्वाटिक एनिमल्स, अब आप अगर आप डक को देखो तो इनके वेब्ड फीट भी होते हैं पर इनके विंग्स भी होते हैं। लेकिन देखा गया कि क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स को फ्लोट करने के लिए लेग्स की जरूरत थी तो उनका यूज ज्यादा हुआ, तो ये जो लेग्स थी स्ट्रांग हो गई। रादर इनको उड़ने के लिए फेदर्स की या विंग्स की कम जरूरत थी, तो ये विंग्स क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा वीक हो गए, राइट। और ये सेम कंडीशन जो है आगे के जनरेशंस में आ गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स की बात होती है कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अगली जनरेशन में चले जाते हैं। अब इन सभी पोस्टुलेट्स के बेसिस पे, इन सभी फोर्सेस के बेसिस पे जो है लमार्क जी ने अपनी किताब में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लिखी। इन्होंने कहा ऐसी सभी मॉडिफिकेशंस जो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है वो ऑटोमेटिकली उनके डिसेंडेंट्स में आगे चली जाती हैं, उनकी हेरिडिटरी का पार्ट बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डक्स की बात कर सकते हैं, आप स्नेक्स की बात कर सकते हैं, आप जिराफ की भी बात कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट लमार्क टॉक्ड अबाउट। लेकिन इस थ्योरी का बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। आई एम श्योर इस थ्योरी को पढ़ते समय आपने भी कुछ एग्जाम्पल सोचे होंगे कि ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है, हर केस में दिस वाज नॉट ट्रू। अगर आप ध्यान दो, अगर हम थ्योरी की बात करें, अगर हम क्रिटिसिज्म पे आए, तो पहली बात उन्होंने क्या की थी कि कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होगी ही होगी एवोल्यूशन में, हर ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी है ग्रो करने की। इसके हिसाब से तो एवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ तो अगर हम जस्ट लेट्स से कि मुझे कोई भी एग्जाम्पल नहीं आता, मैं डायनासोर्स के बारे में तो सोच सकती हूँ। इस हिसाब से तो डायनासोर्स को अब तक अग्री करना चाहिए था, सॉरी अब तक जो है उन्हें सर्वाइव करना चाहिए था, बिकॉज दे वर ह्यूज, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। रादर ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारे ऑर्किड्स, बहुत सारे फर्न्स जो बहुत ही जाइजेंटिक हुआ करते थे पहले, दे हैव बिन एक्सटिंक्ट नाउ, और ये फर्न्स और ऑर्किड्स जो है काफ़ी छोटे रह गए हैं। इसका मतलब है कि हमेशा ही एवोल्यूशन में ग्रोथ होगी ही होगी, साइज में बढ़ोतरी होगी ये जरूरी नहीं है। सिमिलरली जो दूसरा आपका जो पोस्टुलेट था कि एज पर द नीड एंड वांट ऑफ द इंडिविजुअल जो है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स होगा, है ना, जैसे कि ये चीज जिराफ में ट्रू थी। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस में बात करूं, अगर ह्यूमंस की नीड और वांट है दैट दे वांट टू फ्लाई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दे विल गेट विंग्स, राइट। तो हर सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स जो है ये सही नहीं थी। सिमिलरली जो आपका थर्ड पोस्टुलेट था यूज एंड डिसयूज, आपने कहा कि यदि आपका ऑर्गन जो है ज्यादा यूज हुआ, इट वुड ग्रो, इट वुड एनलार्ज, इट वुड डेवलप मोर, और अगर कम यूज हुआ इट वुड डिजेनरेट। आईज और हार्ट तो कितना ज्यादा यूज होते हैं, इसका मतलब है कि इनका तो साइज बहुत एनलार्ज होना चाहिए था, बहुत ही ज्यादा डेवलप होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा सिनेरियो तो नहीं है। सो द आइडिया बीइंग कि दिस पर्टिकुलर थ्योरी, अगर आप इसके बारे में देखो, इन थ्योरीज में ना बेसिकली हुआ क्या कि लमार्क जी का बेसिक एजेंडा क्या था, उन्होंने फॉसिल्स या जो रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के, उनको प्रेजेंट कंडीशन से कंपेयर किया। तो उसमें कुछ ही सिनारियोज में ये चीजें सही बैठी, हर एक सिनारियो में ये चीज पॉसिबल नहीं हुई। और जो इनका चौथा एजेंडा था कि हमेशा ही जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे वाली जनरेशन में जाएंगे, इसके लिए तो दो एक्सपेरिमेंट्स विच आर वेरी फेमस, इन दो एक्सपेरिमेंट्स ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया। पहला एक्सपेरिमेंट किया ऑगस्ट वाइजमैन ने। इन्होंने क्या किया, रैट्स की टेल्स को काटना शुरू कर दिया और देखा कि कटे हुए टेल्स की रैट में, राइट, जब ये रैट्स ने आगे ब्रीड किया, आगे इनसे और जनरेशन्स आई, तो टेक्निकली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो भी आपने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया, अगली जनरेशन के को जाएंगे, इसका मतलब है अगर इनकी पूंछ नहीं है, इनकी टेल नहीं है, तो इनकी अगली जनरेशन की भी टेल नहीं होनी चाहिए, इनकी अगली जनरेशन की भी टेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखा क्या गया कि इवन दो इनकी टेल कट कर दी गई, अगली जनरेशन की तो टेल्स ऑब्वियसली विजिबल थी। तो वाइजमैन जी ने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये इस चीज को प्रूव करता है कि जो लमार्किज्म है, ये जो थ्योरी है, ये हमेशा ही वैलिड नहीं है। रादर ही केम अप विद हिज ओन थ्योरी वेयर ही सेड कि ओनली दोज चेंजेस जो जर्म सेल्स में होते हैं अगले जनरेशन तक जाते हैं, जो सोमैटिक सेल में चेंजेस होते हैं वो अगली जनरेशन में नहीं जाते। कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनको कि आप जर्म सेल्स कहते हो, बाकी होते हैं आपके सोमैटिक सेल्स लाइक योर स्किन। अब वीजमैन के अनुसार
जब तक ये चेंजेस आपके जर्म सेल्स में, आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में नहीं होंगे, अगली जनरेशंस में ये चीजें नहीं जाएंगी। आप चाहे कितनी बार टेल्स काट लीजिए, कितने आप सोमैटिक सेल में चेंजेस कर लीजिए, दे विल नेवर बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिमिलरली एक पावलोन्स थ्योरी भी आई। पावलोन जी बेसिकली इन्होंने क्या किया, सो द मोमेंट ही वॉन्टेड टू गिव फूड टू दी डॉग, ये बेल बजा दिया करते थे, राइट, कि बेल बजी तो डॉग को पता लग जाए कि फूड आने वाला है। तो ही डिड दिस कपल ऑफ टाइम्स एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि इन्होंने बेल बजाई लेकिन फूड नहीं दिया। तो यूजुअली क्या होता है, जब आपके पास खाना आता है तो आपके गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने लगते हैं, राइट। तो हुआ क्या कि इवन दो उन्होंने बेल बजाई, खाना नहीं दिया, फिर भी डॉग के गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज होने लग गए, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि अगर एक कंडीशन कर दिया गया है डॉग को, इस जनरेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया गया है कि जैसे ही बेल बजी आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो रिलीज होने चाहिए, तो ये कैरेक्टर तो अगली जनरेशंस में भी जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, अगली जनरेशंस में देखा गया कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये दोबारा से डॉग के साथ करना पड़ा, दोबारा से डॉग को कंडीशन करना पड़ा विद द आइडिया ऑफ फूड एंड द रिंग, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये माना गया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आगे नहीं जाता है। रादर जो हमने रैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो वाइजमैन ने, उन्होंने ऐसा नहीं कि 2 या 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, मोर देन 20 टाइम्स, मोर देन 20 जनरेशंस के लिए उन्होंने ये किया एंड ही रियलाइज्ड दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट पास्ड एज वाज द केस विद द डॉग्स। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे जो कि देखे गए। ऑल्सो दिस केस विद चाइना, इसको भी बहुत रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है। सो चाइना में क्या होता है, जैसे कि वुमेन जिनके फीट बहुत लंबे होते हैं, दे नॉट सपोज टू बी, रादर दे नॉट बिलीव्ड टू बी वेरी डोसाइल, या बहुत लेट्स से कि पीपल हु लिसन टू अदर्स, बहुत ओबीडियंट नहीं माना जाता इन वुमेन को। तो कोशिश क्या करते हैं कि बचपन में ही इन वुमेन को ऐसे आयरन बूट्स पहना देते हैं सो दैट इनके पाँव बहुत ही ज़्यादा ग्रो ना करें। अब अगर आपके पाँव की ग्रोथ को रोक दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि अगर थ्योरी सही हो लमार्क जी की, तो आगे वाली जनरेशंस में भी पाँव छोटे रह जाने चाहिए, क्योंकि जो आपके कैरेक्टर्स आपने एक्वायर किए इस जनरेशन में, जब ये अगली जनरेशन में जाएंगे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। जो अगली जनरेशंस आई उनके फुट का साइज तो जी नॉर्मल ही था। इस बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए हैं वो अगली जनरेशन को भी जाए। सिमिलरली द केस विद ईयर पियर्सिंग्स। ईयर पियर्सिंग्स में क्या हुआ, आपने जो है छोटे छोटे आपके कान में, या जब नाक छेदते हैं, राइट, विद द नोज पिन, तो छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। अब ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाना चाहिए, बट दैट नेवर हैपेंड। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का। लेकिन दैट डजंट मीन कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं जिन्होंने लमार्क की थ्योरी को फेवर नहीं किया। ऑल्दो इशूज वर कि एक्सपेरिमेंट्स बहुत लार्ज लेवल पे नहीं हुए, नॉट एवरीबडी कुड रिप्रोड्यूस दीज एक्सपेरिमेंट्स, और हर केस और हर सिनारियो में ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुए। ऑल्सो इवेंचुअली आप देखोगे जब डार्विनिज्म की बात होगी तो ये सारी थ्योरीज जो हैं डिस्क्रेडिट कर दी जाएंगी। तो अगर हम देखें कि कौन से एक्सपेरिमेंट्स इन फेवर थे, सो देयर वाज दिस एक्सपेरिमेंट जो कि डायरेक्टली जर्म सेल्स पे किया गया पोटैटो बीटल में। यहाँ पे क्या देखा गया, पोटैटो बीटल में जब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो हो रहे थे तो इनको प्रेशर और टेम्परेचर की कुछ कंडीशंस दी गई। ऐसा देखा गया कि इनमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बट जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन थी वहां पे कुछ चेंजेस दिए गए, राइट, देखे गए। तो अल्टीमेटली ये कुछ ना कुछ तरीके से लमार्किज्म से कनेक्ट हो रहे थे। सिमिलरली अगर आप मैकडॉगल्स एक्सपेरिमेंट में देखें तो मैकडॉगल्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उन्होंने एक माउस को एक मेज में डाल दिया। जितनी बार माउस गलत डायरेक्शन में जाता था उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, माउस को पता लग गया कि इलेक्ट्रिक शॉक हुआ तो गलती है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, जब अगली जनरेशंस की बात आई तो वहां देखा गया कि जब उनके साथ सेम एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने कम गलतियां की। तो ये भी कहा गया कि ये भी एक तरह का लमार्किज्म का प्रूफ ही है कि इट वाज गिवन टू दी नेक्स्ट जनरेशंस कि हमें गलतियां कम करनी है, राइट। तो बट ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको कहा कि दीज एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट ट्रू फॉर ऑल द सिचुएशंस, इनको हर एक बार प्रूव नहीं किया जा सका। प्लस जो हमने क्रिटिसिज्म पढ़े हैं ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रोथ, यूज एंड डिसयूज, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, इवेंचुअली देखा गया या इवेंचुअली इस कंक्लूजन पे आया गया कि
जो लमार्किज्म है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और क्योंकि इसके कुछ साल बाद ही डार्विन की थ्योरी आ गई, तो दैट वाज फेच्ड विद मोर लेजिटिमेसी। तो सबसे बड़ा मेन इशू जो लमार्किज्म में पाया गया वो था कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा फैक्ट से जो है ये चीज़ बैक्ड अप नहीं थी। रादर मैंने जैसे आपको बताया, इनकी इंटायर स्टडी वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इन्होंने फॉसिल्स को, पुराने जीवों को जो पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है कंपेयर किया। तो दैट वाज द होल बेसिस ऑफ हिज स्टडी। इसीलिए ये हर सिनारियो में करेक्ट नहीं माने गए, एंड इवेंचुअली लमार्किज्म वाज नॉट accepted, and after certain years Darwin proposed the theory of natural selection to explain the organic evolution। लेकिन आप हमेशा ही कंक्लूजन में इसकी सिग्निफिकेंस जरूर लिखें, बट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट इट वाज लमार्क्स थ्योरी व्हिच वाज द फर्स्ट ट्रूली कोहेसिव थ्योरी व्हिच ट्राइड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो यहीं से जो आइडियाज जनरेट हुए, उन्होंने शेप किया एवोल्यूशन ऑफ लीनिएज को। तो जब भी आप कंक्लूजन लिखें, मेक श्योर आप एक लाइन सिग्निफिकेंस की जरूर लिखें, आपको उसी के एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा था कि डिस्कस लमार्कियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन डिटेल। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, आप थ्योरी बताएंगे क्या है, फिर आप बताएंगे कौन सी ऐसी वाइटल फोर्सेस हैं। हमने देखा था 2 फोर्सेस हमने देखी थी, कॉम्प्लेक्सिटी, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, और हमने पढ़ी थी अडाप्टिव फोर्सेस की हमेशा ही अडाप्टेशन ज़रूरी होगी एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फिर हमने 4 पोस्टुलेट्स देखे, उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म देखे, और क्रिटिसिज्म में ही आप एक्सपेरिमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, एंड इन द एंड देयर विल बी कंक्लूजन, एंड मेक श्योर दैट यू मेंशन अबाउट द सिग्निफिकेंस एज वेल। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप वी लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।